अगर बात करें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की, तो सेक्शन 56 में कवर्ड है। जो इनकम और कोई हेड में टैक्सेबल नहीं रहती है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल रहती है। एंड कुछ स्पेशल इनकम्स हमेशा ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल रहती है। सो यू कैन सी दैट एनी इनकम विच इज नॉट एग्जेम्प्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर अर्लियर हेड्स, तो वो तो इस हेड में टैक्सेबल रहती ही है। एग्जाम्पल, रेंट फ्रॉम अ वेकेंट लैंड। वेकेंट लैंड का रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग होना जरूरी है। डायरेक्टर्स फी, रॉयल्टी फ्रॉम कॉपीराइट्स, अनलेस आपका वो प्रोफेशन है। इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, एफडी इंटरेस्ट, इनकम टैक्स रिफंड का इनकम टैक्स का अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहता है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल रहता है। एंड इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। तो ये जो इनकम्स है, ये इनकम्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे इनकम्स आपकी बुक में और भी लिस्ट दी है। एंड इसके अलावा भी जो भी इनकम और कोई हेड में टैक्सेबल नहीं है, तो वो इस हेड में टैक्सेबल रहेगी। और कुछ इनकम्स रहती है जो हमेशा इस हेड में टैक्सेबल रहती है, जैसे कि डिविडेंड इनकम, है ना। डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉटरी, गेम शो या हॉर्स रेस वगैरह की विनिंग्स जो रहती है, कैजुअल विनिंग्स। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम वेर इश्यू प्राइस एक्सीड्स द फेयर मार्केट वैल्यू, है ना। ये केसेस को हम लोगों को डिटेल में देखना है। अभी हम लोग ने कैपिटल गेन पढ़ते वक्त इसकी बात किया है कि इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या एनहांस्ड कंपनसेशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल रहेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन पर जब आपको कंपनसेशन मिलता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो बट उसमें एक फ्लैट, कितना फ्लैट, 50% का उसमें हमको डिडक्शन मिल जाता है। कैपिटल असेट के रिस्पेक्ट में भी जो एडवांस फॉरफीचर रहता है, कैपिटल असेट के रिस्पेक्ट में एडवांस अगर फॉरफिट किया, तो 1 अप्रैल 2014 के बाद से कैपिटल असेट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था और सामने वाली पार्टी का एडवांस लेकर के फॉरफिट कर लिया क्योंकि उसने आगे का पेमेंट नहीं किया, तो दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कुछ कैपिटल रिसीट्स है यहाँ पर जो स्पेशली इंक्लूडेड है ना। सम ऑफ दीज रिसीट्स यू कैन सी आर कैपिटल रिसीट्स, जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, गिफ्ट हो गया। सो दे आर स्टिल टैक्सेबल बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड कुछ इनकम्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल हैं अगर वो और कोई हेड में कवर्ड नहीं है तो। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और अदर वेलफेयर फंड्स, तो ये फर्स्ट प्लेस में इनकम मानते हैं, बाद में अगर डिपॉजिट कर दिया ड्यू डेट के अंदर तो इसका डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपका बिजनेस हेड में इनकम नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपने लिया है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ली जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर आपका सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का बिजनेस है, उस पर जो इंटरेस्ट कमाए तो वो बिजनेस इनकम रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदरवाइज विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको कई बार इसमें जो है नेट टीडीएस काटने के बाद का नेट अमाउंट दिया रहता है, तो आपको ग्रॉसिंग अप करते आना चाहिए। देन रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, है ना, उससे जो पैसा मिल रहा है, अगर ये बिजनेस में कवर नहीं हो रहा है, तो अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर अलॉन्ग विद बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हैं, तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली डिडक्शंस भी मिलेंगे। ओके, कोई चिंता नहीं है, आपने उसके लिए जो खर्चे किया है उसका आपको डिडक्शन भी मिलेगा। देन सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो रहता है, तो उसका जो पैसा मिल रहा है तो रेसिपिएंट के हाथ में वो टैक्सेबल रहेगा। अब रेसिपिएंट अगर इंप्लॉय है तो सैलरी हेड में टैक्सेबल, रेसिपिएंट अगर इंप्लॉयर कंपनी ही है तो फिर बिजनेस हेड में टैक्सेबल, रेसिपिएंट अगर कोई और पर्सन है तो उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कीमैन इंश्योरेंस में एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। या कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, अगर सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं हुआ तो इस हेड में टैक्सेबल रहेगा। सो ये होगी बेसिक एक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। अब डिडक्शंस क्या क्या मिलते हैं आपको एक्सपेंडिचर में से। आपने जो भी खर्चे किया, लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग सच इनकम, इनकम कमाने के लिए आपने जो भी खर्चे किया, आपको उसका जनरली डिडक्शन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंसेस। जैसे कि सेक्शन 37 में भी आपको याद होगा पीजीबीपी हेड में कैपिटल एक्सपेंडिचर का वहां डिडक्शन नहीं मिलता था, पर्सनल एक्सपेंडिचर का नहीं मिलता था। तो वैसे यहां पर जनरल डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, क्योंकि इसमें आपको फ्लैट 50% का डिडक्शन मिलता है। कैजुअल विनिंग्स में जनरल डिडक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई डिडक्शन ही नहीं मिलता है ना, कोई भी एक्सपेंस का डिडक्शन नहीं मिलता है लॉटरी, हॉर्स रेस वगैरह की विनिंग में। डिविडेंड इनकम में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर्स फॉर अर्निंग डिविडेंड, उसका डिडक्शन मिलता है, और वो भी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ सच इनकम। डिविडेंड इनकम के रिस्पेक्ट में और कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। डिविडेंड इनकम फुल फ्लेजेडली प्रीवियस ईयर 2021 से ही शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हुई है। पहले कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था, शेयर होल्डर्स के हाथ में एग्जेम्पशन रहता था।
तो आप देख सकते हो स्पेसिफिक डिडक्शंस क्या क्या मिलते हैं। डिविडेंड का जो मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर का मिलता है अप टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ सच इनकम। अभी इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट है, तो आपने इन्वेस्ट करने के लिए, आपने वो शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपने किसी से लोन लिया है, तो वो लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपको वो शेयर से डिविडेंड मिल रहा है, आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो। वैसे तो ये बहुत मतलब रिस्की आइटम हो जाता है। आप मतलब किसी से लोन लेकर के कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, वेरी रिस्की, क्योंकि शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का प्राइस आपको पता है कि बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। तो डिविडेंड के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अप टू मैक्सिमम ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड इनकम आपको मिल जाता है। इंटरेस्ट इनकम के रिस्पेक्ट में आपको इंटरेस्ट का भी रिडक्शन मिल जाता है। आई मीन आप इंटरेस्ट कमा रहे हो, अगेन इंटरेस्ट कमाने के लिए आपने इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से पैसा बोरो किया, तो वो वाले बोरोड अमाउंट पे जो इंटरेस्ट पे किया उसका भी रिडक्शन मिल जाता है। कमीशन का भी मिल जाता है, बैंक या एजेंट वगैरह को जो आप रेम्यूनरेशन या कलेक्शन चार्जेस देते हो उसका भी मिल जाता है इंटरेस्ट इनकम में। देन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर फंड के ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर दिया सेक्शन 36(1)(5)(a) के हिसाब से, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पर भी। रेंट ऑफ प्लांट मशीनरी फर्नीचर इंक्लूडिंग बिल्डिंग में भी, तो अगर ये अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल है, तो करंट रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन, ये सब आइटम का आपको डिडक्शन मिल जाता है इधर। फैमिली पेंशन, ये एक स्पेशल टाइप की इनकम है जो कि से एम्प्लॉय की डेथ के बाद में उसकी फैमिली को मिल रही है, तो 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 पर एनम विच एवर इज लेस, उतना क्या मिल जाएगा, उतना डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, नॉट मोर देन 15,000 पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, 50% का डिडक्शन, नो अदर डिडक्शन एंड टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट। कौन से डिडक्शंस अलाउ नहीं होते हैं, तो आप देख सकते हो, पर्सनल एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, मतलब टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया या तो डिडक्ट किया बट पे नहीं किया, ओके, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक के। डिसअलाउंसेस व्हिच आर अट्रैक्टेड एज पर सेक्शन 40A(1)(a), ओके, आपके जो रेसिडेंट पे को आप पेमेंट कर रहे हो, अगर उसमें भी टीडीएस डिफॉल्ट किया है, तो आपको याद होगा तो 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाता है, सेक्शन 40A(1)(a, सेक्शन नंबर याद रहा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड सेक्शन 40A, जिसमें आपको लिखा था कि अनअप्रूव मोड से 10,000 के ऊपर का सिंगल डे में पेमेंट किया तो वो डिसअलाउ हो जाता है। अनरीजनेबल एक्सपेंडिचर पेड टू रिलेटिव्स और स्पेसिफाइड पर्संस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, कंट्रीब्यूशन टू अनअप्रूव फंड्स, तो इसका भी डिडक्शन जो है वो वहां पर भी नहीं मिलता है, सेक्शन 40A पीजीबीपी में यहाँ पर भी नहीं मिलता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। देन कैजुअल विनिंग्स की अगर बात करें, तो इसमें बहुत सिंपल है कैलकुलेशन, इसमें ना आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है, ना आपको डिडक्शन मिलता है, ना आपको चैप्टर 6A का डिडक्शन मिलता है, ना कोई एक्सपेंसेस का मिलता है, ना कोई लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं। बस एक यहाँ पर एक्सेप्शन है कि अगर आपने एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज है, जिसमें आप रिसोर्सेज को मेंटेन करने का खर्चा कर रहे हो, मतलब जैसे मैंने चना लिखा है, चना फॉर हॉर्सेस, हॉर्सेस को अगर आप मेंटेन करने का खर्चा कर रहे हो उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई आपको कैजुअल विनिंग्स के रिस्पेक्ट में डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप हॉर्स रेस में बेटिंग कर रहे हो, वो एक्टिविटी में आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज वाली एक्टिविटी में आपको मेंटेन करने के एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। 30% का स्पेशल टैक्स रेट है यहाँ पर। एंड अगर आपको अमाउंट नेट ऑफ टीडीएस मिला, इसमें तो टीडीएस का रेट 30% है ना, एंड यहाँ पर कोई 3/4 वाला भी कंसेप्ट नहीं था, अगर आप रिकॉल करो तो 30% का रेट है यहाँ पर, सेक्शन 194B एंड हॉर्स रेसेस के केस में सेक्शन 194B भी, इसमें 30% से टैक्स कटता है अगर 10,000 के ऊपर का विनिंग्स रहा तो आपको क्रॉसिंग अप करना पड़ता है। मान लो आपको 70,000 रुपीज मिला टीडीएस कटने के बाद, तो आपकी इनकम में आएगा अमाउंट बिफोर टीडीएस, क्योंकि वो टीडीएस भी आपके ही बिहाफ पे जमा हो रहा है, आपको उसका बाद में क्रेडिट मिल जाता है। तो ग्रॉस अमाउंट विल बी नेट अमाउंट रिसीव्ड इनटू 100/70, तो ग्रॉस अमाउंट विल बिकम ₹1 लाख, दिस विल बी द टैक्सेबल अमाउंट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तब भी ये वाले इनकम पे स्पेशल 30% रेट से टैक्स निकालना है। ध्यान रखना है कोई एक्सपेंडिचर नहीं, चैप्टर 6A नहीं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को भी यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक बार का एलटीसीजी में या तो फिर 111A वाले एसटीसीजी में भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये भी यूज नहीं कर सकते और कोई लॉसेस को भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये आपसे 3-4 बार बात हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन और एनहांस्ड कंपनसेशन, तो ये इंटरेस्ट इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, फ्लैट 50% डिडक्शन, नो अदर डिडक्शन।
ओके, ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पर छोटे से ध्यान रखना है। देन आ जाते हैं अपने मेन पॉइंट पे, गिफ्ट। यहाँ पर हम लोग रेसिपिएंट के एंगल से बात कर रहे हैं, जिस पर्सन को गिफ्ट मिल रहा है उसके हाथ में कितना टैक्सेबल रहेगा। तो थोड़ा सा इसका रेफरेंस कैपिटल गेन के वक्त आया था, अभी एकदम सिस्टमैटिकली देख लीजिए। गिफ्ट 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज में दिया जा सकता है। अगर विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हैं तो फिर सिंपली एग्रीगेट करके देखते हैं ये दो केस में कि 50,000 रुपीज पर एनम के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अलग अलग लिमिट्स लगती हैं, ठीक है। कैटेगरी 1 और 2 को कंबाइन करके चेक नहीं करना है। मतलब अगर मुझे कोई एक फ्रेंड ने 20,000 कैश दिया और दूसरे फ्रेंड ने 40,000 की ज्वेलरी दिया, तो मैं ऐड करके 60,000 नहीं देखूंगा। कैश ये वाली कैटेगरी में आता है, ज्वेलरी ये वाली कैटेगरी में आता है, सो मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज इंडिपेंडेंटली वो 50,000 से कम में है। लेकिन अगर एक दोस्त ने 40,000 की ज्वेलरी दिया और दूसरे दोस्त ने 20,000 के शेयर्स दिया, तो शेयर्स और ज्वेलरी एक ही कैटेगरी में आते हैं, है ना। आई होप ये आपको याद है अभी इसका फुल फॉर्म, ये एक्रोनिम का, बस 10 पीजे बोले तो बुलियन एंड ज्वेलरी, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर्स, ओके, एंड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। तो ये पूरे आइटम्स हैं यहाँ पर। अब अगर कोई पर्सन से आपको गिफ्ट मिलता है, किसी भी पर्सन से अदर देन रिलेटिव्स, हम लोग अलग से देखेंगे, विदाउट कंसिडरेशन, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल रहेगा इफ द अमाउंट एक्सीड्स ₹50,000 पर एनम। अगर अलग अलग लोगों से मिला तो भी ऐड करके देखा जाएगा, लेकिन रिलेटिव से मिला तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, मैरिज में मिला तो काउंट ही नहीं करेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी का भी गिफ्ट हो सकता है where the sum of the fair market value exceeds ₹50,000। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ये पर ट्रांजैक्शन है, यहां पर आप ध्यान से देखोगे समेशन वर्ड नहीं है। तो इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000 तो रेसिपिएंट के हाथ में टैक्स लग जाता है अंडर सेक्शन 56 to 10 सेक्शन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से मिला और डिफरेंस जो इनएडिक्वेसी है फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कंसिडरेशन का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर एग्रीगेट में 50,000 के ऊपर जा रहा है, या यहां पर अगर 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन दोनों के ऊपर जा रहा है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल, दैट मच डिफरेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, है ना। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इज मोर देन हायर ऑफ 10% ऑफ कंसिडरेशन एंड 50,000। एंड इसलिए लिखा क्योंकि दोनों से बड़ा रहेगा तभी तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब 50,000 से भी बड़ा होना चाहिए एंड कंसिडरेशन के 10% से भी ज्यादा होना चाहिए, तो फिर ये डिफरेंस जो है इस पे टैक्स लगेगा। ओके, ये 10% ऑफ कंसिडरेशन वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पर आपने बाकी भी चीजें पढ़ा है, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा है तो यू हैव एन ऑप्शन टू टेक द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट के दिन या उसके पहले अगर कुछ पोर्शन कंसिडरेशन का अप्रूव मोड से पे किया है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के केस में वैल्यूएशन ऑफिसर का वैल्यू भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोगों को दो चीज देखना है, that it should be more than 10% of consideration and it should be more than 50,000। तो और उसके बाद में एक बार अगर आपने उस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर कर लिया है, ओके, जैसे कि ये वाले केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसीडर किया है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकाला है, तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहती है वो आगे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो एक्चुअल कॉस्ट है बोलेंगे, लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बेसिस पे गिफ्ट टैक्स कैलकुलेट हो चुका है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लिया जाएगा। ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और पूरे केसेस को एक बार खुद से समझने की कोशिश करो, लगता है तो आप मुझे इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो। गिफ्ट कौन से केसेस में गिफ्ट पे टैक्स नहीं लगता है? अगर रिलेटिव से मिला तो, रिलेटिव मतलब कौन होते हैं, तो ये रिलेटिव का पूरा चार्ट है, ब्रदर, सिस्टर, इंडिविजुअल के स्पाउस, इंडिविजुअल के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड लीनियल असेंडेंट सभी, पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर, ओके, इंडिविजुअल के लीनियल डिसेंडेंट्स, ओके, सन डॉटर, उनके सन डॉटर एंड सो ऑन। आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ग्रैंडफादर के ब्रदर ने गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। हमारे स्पाउस के चाचा ने गिफ्ट दिया तो वो हमको टैक्सेबल रहेगा, देख लो आप ध्यान से। हमारे कजिन ने हमको गिफ्ट दिया तो वो टैक्सेबल रहेगा, है ना, क्योंकि जो इंक्लूडेड है +1 मतलब उनके स्पाउस भी कवर्ड है रिलेटिव के डेफिनेशन में। तो ये हमारे स्पाउस के कौन कौन हमारे रिलेटिव लगते हैं, हमारे स्पाउस के ब्रदर सिस्टर और स्पाउस के लीनियल असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स, वो हमारे रिलेटिव लगते हैं। और एक एचयूएफ के एंगल से देखा जाए तो एक मेंबर अगर एचयूएफ को कुछ गिफ्ट करता है तो एचयूएफ के हाथ में उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
अगर एक मेंबर अपने एचयूएफ को गिफ्ट करता है तो एचयूएफ के हाथ में सेक्शन 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, तो इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है कि कौन कौन रिलेटिव के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, कौन कौन नहीं है। अगर गिफ्ट किसी और से भी मिला लेकिन मैरिज के ओकेजन पे मिला, इंडिविजुअल की स्वयं खुद की शादी पे मिला, तो फिर उस केस में इट विल नॉट बी टैक्सेबल। और किसी की शादी में आपको गिफ्ट मिल रहा है तो इन दैट केस आपके हाथ में वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, जैसे आपके भाई की शादी में आपको गिफ्ट मिल रहा है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल रहेगा। इफ इट इज रिसीव्ड थ्रू विल और इनहेरिटेंस, अगेन इट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। बाकी के जो केसेस है वो ज्यादा पूछते नहीं है। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द डोनर, डोनर डेथ बेड पे है वहां से गिफ्ट दिया। देन गिफ्ट रिसीव फ्रॉम चैरिटेबल ट्रस्ट, फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज। ओके, केसेस कवर्ड अंडर सेक्शन 47, ओके, जैसे कि डीमर्जर वगैरह के केसेस। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड के रूप में कोई प्रॉपर्टी रिसीव किया तो उसमें आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्स नहीं लगता है। वो प्रॉपर्टी बेचने पर बाद में बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स लग ही जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक ज्वेलर हो एंड आपको किसी फ्रेंड ने से 1 लाख रुपए की ज्वेलरी गिफ्ट किया जिसको आपने स्टॉक इन ट्रेड बना दिया अपने बिजनेस का, तो फिर वो केस में वो 1 लाख पे आपको ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ऑलराइट, तो ये गिफ्ट वाला प्रोविजन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल एग्जाम्पल्स वगैरह अच्छे से पढ़ना है। आई होप आपकी बुक में प्रॉपर आपने मार्किंग्स करके रखा है कि आपको एग्जाम के दिन क्या क्या पढ़ना है, वो टेक अवेज आपके पास में है। ठीक है, एक बार मुझे याद दिलाना, मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज कितना टाइम आप दे सकते हो। वैसे मैंने आपको बताया है, आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट ना, जो आप लोगों का प्लानिंग सेशन हुआ था उसमें टॉपिक वाइज मिनट्स बताए हैं आपको, है ना, कि कौन से टॉपिक को कितने मिनट आपको एग्जाम के पहले देना चाहिए, तो बताने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी किसी को नहीं मिला होगा तो मुझे बताना, मैं आपको मेल कर दूंगा। और अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो बिल्कुल चेंजेस कर लेना, लेकिन पहले से प्लान रहना चाहिए। अब वो समय आ गया है जब आपको एग्जाम के दिन का एक एक मिनट का या एटलीस्ट एवरी आवर का आपके पास में प्रॉपर प्लान रहना चाहिए। देन अगर कोई एक क्लोजली हेल्ड कंपनी रहती है, क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, ओके, दिस एक्सक्लूड्स लिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज एटसेट्रा। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी बोल सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि शेयर्स इशू कर रही है एट अ प्रीमियम। ओके, शेयर्स इशू कर रही है शेयर होल्डर को एट अ प्रीमियम, एंड इशू प्राइस जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। देखो बहुत सिंपल कंडीशंस है, अगर बेसिक्स पे ध्यान दोगे तो गलती नहीं करोगे, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे दिमाग में उतनी गलतियां होगी। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हुए हैं एंड इशू प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड द फेयर मार्केट वैल्यू इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। ओके, जैसे यहां पर आप देख सकते हो 140 पे इशू किया मतलब प्रीमियम पे और फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो 25 विल बी टैक्सेबल। यहाँ पर 140 पे इशू किया, ये फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो 60 रुपीज विल बी टैक्सेबल। अगर प्रीमियम पे इशू नहीं किया लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। ओके, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम टैक्सेबल नहीं रहेगा। यहां पर 140 पे इशू किया है, फेयर मार्केट वैल्यू उससे भी ज्यादा है इसलिए नॉट टैक्सेबल। तो इतने केसेस में पूरा कवर हो जाता है, एग्जाम में भी इसी में से कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। अब डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड सेक्शन 222 में कवर्ड है। डिविडेंड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड बहुत सिंप्लीफाई हो चुका है टैक्सेबिलिटी के एंगल से देखे तो, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि शेयर होल्डर्स के हाथ में अब टैक्सेबल होने लग गया है। अब कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं, रेदर वो पे नहीं करना पड़ता है। ओके, एक सेक्शन 115O था जिसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को लगता था, अब नहीं लगेगा। हाँ, ईयर 1920 में कंपनी ने अनाउंस करके अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे दिया है और ऐसे पे आपको 2021 में डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो आपके हाथ में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हम मानेंगे कि कंपनी ने टैक्स नहीं दिया होगा और इसलिए वो आपके हाथ में अब टैक्सेबल रहेगा। नाउ डिविडेंड ऑफ ऑल सॉर्ट्स विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। तो आप देख सकते हो डिविडेंड में क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होते हैं। अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को असेट्स ट्रांसफर कर रही है, कोई भी असेट्स टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो डिविडेंड है, उसको डिविडेंड मानेंगे। सेक्शन 222B बोलता है अगर शेयर होल्डर्स को डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट देती है कंपनी तो अगेन वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो इट विल बी टैक्सेबल एज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जितने कंपनी के प्रॉफिट है उस हद तक के, है ना। जैसे हम लोग ने एक लिक्विडेशन वाला केस कैपिटल गेन में देखा था थोड़ी देर पहले। कंपनी अगर बोनस शेयर्स देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, कंपनी अगर बोनस शेयर्स देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो अगेन इट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड।
but bonus shares issued to equity shareholders is not treated as dividend. कंपनी डिस्ट्रीब्यूटिंग असेट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगता है, न कैपिटल गेन न डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। शेयर होल्डर्स को इसमें टू द एक्सटेंट ऑफ अ प्रॉफिट्स शेयर होल्डर्स को टैक्स लग जाता है। एंड फिर जितना 222C का डिविडेंड माना उतना शेयर होल्डर्स के कैपिटल गेन निकालते वक्त में हम लोग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स में से माइनस कर देते हैं। देन कंपनी ने शेयर होल्डर्स को शेयर कैपिटल रिडक्शन का पैसा दिया है। ओके, शेयर कैपिटल रिड्यूस करके पैसा दिया है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मतलब कि से 10 रुपए का शेयर था, उसको उसमें से 5 रुपए रिपे कर दिया, लेकिन कंपनी के पास में प्रॉफिट्स है तो मानेंगे कि प्रॉफिट्स का रिपेमेंट है, कैपिटल का रिपेमेंट नहीं मानेंगे। पहले प्रॉफिट्स खत्म करो, उसके बाद में कैपिटल का रिपेमेंट कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अगर एक स्पेशल शेयर होल्डर को लोन एडवांस या बेनिफिट देती है। स्पेशल शेयर होल्डर कौन? जिसका 10% या उससे ज्यादा शेयर्स या वोटिंग पावर है कंपनी में। ओके, वो स्पेशल शेयर होल्डर हो गया। ये वर्ड मैंने डाला है स्पेशल। ओके, तो अगर क्लोजली हेल्ड कंपनी उसको लोन एडवांस या बेनिफिट देती है टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स, जैसे कि कंपनी के पास में मान लो बैलेंस शीट में 5 लाख के प्रॉफिट है और उन्होंने शेयर होल्डर को 7 लाख रुपए की लोन दिया है ऐसे खास शेयर होल्डर को, तो 7 में से 5 लाख रुपए उस शेयर होल्डर के हाथ में डिविडेंड मान लिया जाएगा। या शेयर होल्डर को नहीं दिया लेकिन एक ऐसी एंटिटी को दिया जिसमें उस स्पेशल शेयर होल्डर का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है ना, मतलब अगेन 20% या उससे ज्यादा का वोटिंग पावर है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तो ये क्लोजली हेल्ड कंपनी ने इसको दिया तो भी उसको डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट, तो इट विल बी टैक्सेबल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कभी कभार आपको पूछते हैं कि कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड, उन्होंने दिया तो उस केस में ये प्रोविजन लागू नहीं होता है ना, अगर पब्लिक सब्सटैंशियल इंटरेस्टेड नहीं है तो लागू होता है। तो डिविडेंड के एक्सेप्शंस वगैरह आप पढ़ोगे तो उसमें बायबैक वगैरह लिखा है। देन अगर बैंक अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एडवांसेस देती है तो वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा। देन अगर ऑलरेडी एडवांस को डिविडेंड मान लिया है, लोन को डिविडेंड मान लिया है, तो बाद में अगर एक्चुअल डिविडेंड में से उसको सेट ऑफ किया जाता है तो दोबारा डिविडेंड नहीं मानते। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस वहां पर लिखे हुए हैं। एंड लास्टली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, आपको बताया मैंने कि ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। अगर नेट अमाउंट दिया है तो 100/90 करके, टीडीएस का रेट 10% मानोगे तो। अगर आपको पता है एक डेट्स क्या है आपकी, 14th में है शायद, है ना, 14th में 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में टीडीएस का जो रेट है इस पे वो 3/4 रहेगा, मतलब 7.5% रहेगा। तो आपको ग्रॉसिंग अप के वक्त 100/92.5 करना पड़ेगा। आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, दिसंबर 21 के बाद अगली एग्जाम से ये वाला रेलेवेंट नहीं रहेगा। देन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होता है 3500 रुपीज तक के, आपको पता है ना, इसका तो खास ट्रीटमेंट होता है, एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर का पोर्शन टैक्सेबल होता है, फिर उसका 80 TTA में डिडक्शन भी मिलता है ना, अप टू ₹10,000। सीनियर सिटीजन है तो 80 TTB में अप टू 50,000। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट तो बहुत ही स्पेशल है। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट हमको लगता है कि गवर्नमेंट का होगा तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन ऐसा नहीं, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। बस उस पर हो सकता है टीडीएस ना कटे, क्योंकि गवर्नमेंट के हर एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन टैक्सेबल जरूर होता है। देयर इज नो सच एग्जेम्पशन। हाँ, कुछ स्पेशल बॉन्ड्स है जिसके इंटरेस्ट पे एग्जेम्पशन सेक्शन 1015 में दिया है, बट इसमें नहीं है। एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर अर्निंग इंटरेस्ट इज डिडक्टिबल। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, जैसे आपने किसी से लोन लिया, उस पर आपने इंटरेस्ट दिया, तो वो भी इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहाँ पर ले सकते हो, या तो फिर आपको बैंक ने कुछ चार्जेस वगैरह लगाए तो उसका भी डिडक्शन आप ले सकते हो। So in this way I have tried to summarize this chapter for you, income from other sources. बताइए मुझे कोई पॉइंट छूटा है क्या, या तो फिर कोई पॉइंट आपको और डिटेल में डिस्कस करना है विद एग्जांपल्स, तो यू कैन लेट मी नो, और इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। सो इट इज क्लियर देन, मतलब आपको समझ में आ गया है पूरा। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो वेरी स्कोरिंग। Yes, sir.